देखिए, साइमन कमीशन के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया, नेहरू रिपोर्ट के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि दोनों ने रिपोर्ट तैयार की थी, जिसको बोला गया कि लॉर्ड बर्किनहेड के बारे उन्होंने कहा कि लंदन में ये दोनों रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया जाएगा और उसके फर्दर इसके 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगी जो कि 1930 से लेकर के 1932 के तक हुई थी। तो इसके बारे में मैंने आपसे कहा था लास्ट वीडियो में कि इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर फर्दर आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, उसमें कौन कौन लोग इनवाइटेड थे? इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स इनवाइटेड थे, प्रिंसली स्टेट था उस टाइम, तो प्रिंसली स्टेट के लोग इनवाइटेड थे और डिफरेंट फील्ड के एक्सपीरियंस पीपल भी इनवाइटेड थे इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, सॉरी मैं इसमें इंटरप्ट कर रही हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री का जो है मैं लिंक डाल दूंगी, जिसमें ना फर्स्ट राउंड टेबल में ये तो मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो इतना पॉलिटी में इतना फर्दर एग्जैजरेट करके बोलने की बताने की ज़रूरत नहीं, बट हाँ मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने ये एग्जैजरेट करके बहुत डीपली इसको बताया है, तो मैं उसका लिंक डाल दूंगी कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन लोग आए थे, कौन नहीं आए थे, क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या नहीं हुई थी, वो सब चीज़ें मैं उसका लिंक डाल दूंगी, आप प्लीज़ उसको भी देखना। बहुत अच्छी सी स्टोरी मैंने उसमें ही बताई हुई है, तो आपको समझ में आएगा, बट इसमें पॉलिटी में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। ओके, अगर आप लोग देखना चाहो तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना, ठीक है। तो ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था वो 12 नवंबर 1930 से लेकर के 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। ओके, उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो 7 सितंबर 1931 से लेकर के आपका 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था, और ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका नवंबर 1932 तक था। उसके बाद इसी के बेसिस पे ना मतलब ड्राफ्ट किया गया था इसी के, और इसमें मोस्टली जो चीज़ें थी वो एक्सेप्ट की गई थी साइमन कमीशन की, उनकी रिपोर्ट के में जो जो चीज़ें बताई गई थी वो एक्सेप्ट की गई थी, और इसी के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना था हम लोगों का। तो 1934 में क्या हुआ, 1934 में एम.एन. रॉय जो थे उन्होंने बोला कि अगर आपको रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी तो रिक्वायरमेंट होगी। ये एम.एन. रॉय ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये आइडिया दिया था कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है इंडिया का तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि ये जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो भी चीज़ें एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई वो रिपोर्ट बनी थी फाइनल 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और ये हम लोगों का जो अभी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आप समझ लो बेसिक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी भी हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में जो बनाया गया था, ड्राफ्ट किया गया था, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई थी, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या क्या चीज़ें थी, इसमें ना प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई थी कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए, मतलब कि जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के बारे में बताया गया था कि इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगी, वो प्रोविंसेस लेवल पे ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया था, उसे ऑटोनॉमस बना दिया गया था। क्यों इसका मतलब ये है कि भाई जो मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म में कहा गया था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगी, तो उस ये देख करके लग रहा था कि हाँ अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था उससे वो अपने काफ़ी स्टेप क्लोजर हैं, ठीक है। तो प्रोविंसेस लेवल पे उन्होंने ऑलरेडी ऑटोनॉमस कर दिया था, तो ये एक बहुत अच्छी सी बात थी। उसके बाद क्या था कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को ना वोट करने का राइट भी दे दिया गया था, मतलब कि इतनी भी इंडिया की पॉपुलेशन थी उसकी 10% लोगों को वोटिंग राइट दिए गए थे, तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डिफाइन हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो कि एम.एन. रॉय ने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको बनाना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये बात को ध्यान रखते हुए 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड रखी कि हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट
असेंबली बनाना है, ठीक है, ये डिमांड रखी। और 1938 में ये चीज़ें नेहरू ने ये चीज़ें फर्दर आगे लेकर के आई थी कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए। कॉन्स्टिट्यूशन तो हम लोग अपना बना रहे हैं ना, इंडिया का बना रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को बाहर के आउटसाइडर की रिक्वायरमेंट नहीं हो चाहिए, हम लोग अपने से बनाएंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन। वी नीड इंडियन पीपल नॉट द आउटसाइडर फॉर द टू मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये चीज़ ड्राफ्ट करने के लिए तो ये चीज़ें नेहरू ने अपने उसमें डिमांड रखी थी 1938 में, जिसको अगस्त ऑफ 1940 में नेहरू की डिमांड पे जो 1938 पे उन्होंने रखी थी, अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट कर लिया गया था, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँ, मैं आप लोगों को पता ही है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मैं देखो लिख रही हूँ, कभी सुबह से मैं 6-7 वीडियो बना चुकी हूँ। बच्ची भी मेरी अभी सो रही है, वीडियो लेटी हुई थी, लेटे लेटे वो सो गई है, बट मैं अपने साइड से मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि यार पढ़ाई करनी उसमें ही मेहनत है। और देखो जो पढ़ करके समझ में आता है वो सही है, बट जो वीडियो देख करके शॉर्ट में क्रक्स ऑफ द स्टोरी समझ में आती है ना, वो ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि जितना हम लोग की मेमोरी फिलअप होते 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 ज़्यादा फिर चीज़ें नहीं बच पाती हैं। एग्जैजरेशन में जाएंगे तो ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ पाएंगे, तो हम लोगों को ना हर चीज़ का क्रक्स ऑफ द स्टोरी समझ लेना है, फिर उसको एग्जैजरेट करके लिख लेता है बंदा। एग्ज़ाम में हर एक टॉपिक आता है, हर एक टॉपिक आता है, तो आपको वो टॉपिक का एटलीस्ट पता होना चाहिए कि वो है क्या, ठीक है। तो ये मैं शॉर्ट ऐसे क्लिपिंग बना रही हूँ, तो अगर आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी और मुझे भी, मैं भी पढ़ा रही हूँ तो मेरा भी रिवाइज होता रहेगा, ठीक है। चलिए फर्दर आगे भी पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। ओके।